नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के जो कॉलेज में लेक्चरर की जो गेस्ट लेक्चर की पद है, जो वैकेंसी लगातार आ रहा है और वीडियो भी बना रहा हूं। और कल एक वीडियो बनाया था कि जो भी इससे संबंधित गेस्ट लेक्चर से संबंधित जो भी आपका सवाल है तो उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके जो प्रश्न है, सवाल है, उसको लेकर एक वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो। तो वही वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जितने भी कमेंट किए थे, जितने भी सवाल किए थे उस कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के सबको लिया हूँ। तो अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है अरुण कुमार है, इनका सवाल जो है, सर कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट अभी शेयर करेंगे प्लीज़। तो हाँ बिल्कुल, जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है किसी भी कॉलेज का, मुझे पता चलता है या फिर मैं गूगल से सर्च करते हुए मुझे मिल जाता है तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो अगर इसमें क्या है, ज़्यादा दिन का समय नहीं रहता है। जैसे कुछ लिस्ट निकाले, मेरिट लिस्ट है, उसके बाद 3 दिन के अंदर में दावा आपत्ति करना है और उसके 2 दिन के बाद, दावा आपत्ति करने के 2 दिन के बाद में जो है जो समिति है उसको निराकरण करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। या 5 दिन के बोले फाइनल मेरिट लिस्ट आते में समझो। तो फिर इसका ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो आप लोग भी अपडेट रहें जिस भी कॉलेज में फॉर्म डालें हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिस भी कॉलेज का आप फॉर्म डालें उसका नाम लिखे रहो कि हाँ इस कॉलेज में हैं, और बीच बीच में उसको उसका मेन पीडीएफ को भी रख लें। तो मेन पीडीएफ में कहीं पर होगा उसका कि कब उसका अनंतिम अर्थात अस्थायी अनंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो उस दिन उसको चेक भी करें। तो आप लोग भी अपडेट रहें। बाकी मैं तो जैसे मुझे मिले तो मैं वीडियो तो बनाऊंगा। तो ठीक है, चलिए। तो आपके सवाल अच्छा रहा। इसके बाद जो अगला जो है आर आर सिद्धा जी का है। तो इनका सवाल है, सर सिलेक्शन लिस्ट का वीडियो भी डाल देंगे सर। हाँ, अभी जो सवाल सेम हुई है तो बिल्कुल मैं डालूँगा, जैसे कि बताया कि आप लोग भी अपडेट रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उसको भी अलग से इसको रखा भी था इसी पीडीएफ में। मेरिट सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड या वेबसाइट में किया जाएगा। प्रकाशन दिनांक से 3 दिन के भीतर दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, जिसका निराकरण समिति द्वारा 2 दिवस में किया जाएगा। ठीक है, तो 3 2 5 दिन समझो, तो 5 दिन के बाद अर्थात 6वां दिन में आपका मेरिट लिस्ट है या 5वां दिन के जो शाम होते मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो आप लोग भी निरंतर चेक करते रहेंगे जिस भी कॉलेज में आप डाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो सवाल है उसमें चलते हैं। सर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कितने लोग का नाम रहेगा, और जिसका नाम आया वो ज्वाइन ना करे तो उसके बाद वालों को बुलाया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनता है इसको बताता हूँ। जो अभी जो इसमें से अतिथि व्याख्याता नियम जो अभी बनाया ना पॉलिसी 2004, उसमें जो श्रेणी है 3 श्रेणी में बांटा गया, तो उसको भी देखते हैं। और उसके बाद मेरिट लिस्ट में कितने लोग, तो इसका जो है कितने लोग का नाम रहेगा, तो इसमें बहुत लोगों का नाम रहता है। ठीक है, तो कितने लोग तो ये ज़्यादा नहीं है, शुरू के जो 3 4 लोग रहते हैं वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 4 लोग में तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो आपका एक दूसरा जो सवाल था कि जिसका नाम आया वो ज्वाइन ना करे, तो हाँ वो जो ज्वाइन नहीं करते, जैसे पहला में वो ज्वाइन नहीं करे तो फिर अगले को बुलाएंगे। ठीक, तो सर मेरिट लिस्ट कैसे बने, तो इसके लिए चले हम चलते हैं उसमें जो अतिथि व्याख्याता नियम जो अभी बना है 2024 में, उससे पीडीएफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसे समझते हैं। तो यहाँ पर है मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण। तो इसको जो है पहले जो है जो पीएचडी को पहला श्रेणी, नेट सेट को दूसरा श्रेणी और एमफिल को तीसरा श्रेणी, इस तरह से डिवाइड किया गया। तो पहले तो उसको देख लेते हैं। फिर देखिए, तो अतिथि व्याख्याता या ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी हुआ रीते सूची क्रम, प्राथमिकता का क्रम ये होगा। पहला जो है संबंधित विषय में पीएचडी, तो जो पीएचडी हैं उन लोगों को पहले लेंगे। मान लो 2 3 लोग पीएचडी है तो इन तो 3 लोगों को पहला 1 2 3 करके मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, श्रेणी पहले वाले हैं। ठीक है, मान लो उस कॉलेज में एक भी पीएचडी नहीं है, बाकी 3 लोग हैं। अगर मान लो नेट सेट 3 वाले हैं तो इन 3 लोगों का नेट सेट जो हैं उन लोगों का 1 2 3 करके बनेगा। ठीक, अगर मान लो ना पीएचडी है ना नेट है तो ये तीसरा श्रेणी में आ जाएगा।
तो तीसरा श्रेणी मान लो 3 लोग एमफिल हैं तो 1 2 3 करके उन लोग का बनेगा। तो इसमें से किसको कितना नंबर मिलेगा इसको भी बताऊंगा। तो पहले सिर्फ अभी श्रेणी को समझते हैं। उसके बाद अगर किसी कॉलेज में तीनों भी नहीं मिलता है, ना पीएचडी नहीं मिलते हैं, ना नेट सेट नहीं मिलता है, ना एमफिल वाले नहीं मिलते हैं, तब जाकर जो है सिर्फ पीजी जिनका रहेगा उनको लेंगे। तो इस तरह से श्रेणी रहेगा। तो चलिए इसका कि कितना कितना अंक देंगे या किस तरह से मेरिट सूची बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पीएचडी है, नेट सेट एमफिल है, तो सबके लिए अंक दिया हुआ है। तो जैसे कोई पीएचडी किए हैं तो उनको 30 अंक मिलेगा, कोई नेट सेट है तो उनको 20 अंक मिलेगा, एमफिल है उनको 15 अंक, और मान लो कोई पीएचडी भी किया है और नेट सेट भी दोनों किया है तो वहाँ पर जो है 50 अंक मिल जाएगा इसका। और तो इस तरह से उनका जो है, अब एक उदाहरण लेकर समझते हैं। चलो कोई एक पीएचडी धारी हैं जिनका ग्रेजुएशन में, अच्छा ये ग्रेजुएशन में इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये पीएचडी के लिए 30 अंक, नेट सेट के लिए 20 अंक, एमफिल के लिए 15 अंक, और पीजीआर स्नातकोत्तर है तो उसको शुरू के जो 55 अंक हैं, ठीक है 55 अंक है उसके लिए 5 अंक, और उसके बाद 55 से ऊपर जितने भी प्रतिशत है, ये अंक नहीं माफ़ कीजिएगा प्रतिशत ना, 55%, तो 55% से ऊपर 56 से लेकर ऊपर, ठीक है 56 के साथ में उसके ऊपर जितने भी प्रतिशत है हर एक प्रतिशत के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक, तो मान लो कोई पीएचडी वाले हैं तो पीएचडी का उनका हो गया 30 अंक हो गया, और मान लो ग्रेजुएशन में उनका माफ़ कीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका 70% है, तो 70% कितना, शुरू के 55 के लिए तो इनको 5 अंक मिलेगा, शुरू के 55% के लिए इनको 5 अंक मिलेगा। उसके बाद 55 के बाद कितना बच रहा है 15%, तो इस 15% के लिए इनको 15 नंबर 15 अंक और मिलेगा। ठीक, उसके बाद मान लो इनको 2 साल का अनुभव है तो 2 साल का अनुभव, 1 साल के अनुभव के लिए 5 अंक मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 अंक तक ही मिल सकता है, अर्थात 6 अनुभव का ही मिलेगा। तो 1 साल के मान लो 2 साल का अनुभव है तो 5 अंक इसका हो गया, तो 5 मार्क कितना होगा, 5 5 हो गया आपका 10। तो इनको कुल कितने नंबर मिल गए, तो इनको पीएचडी का 30 अंक, और ये 5 अंक जो 55% है उनका, और जो ये जो 15 है 55 से ऊपर प्रतिशत स्नातकोत्तर का, और 10 अंक जो है ये जो अनुभव का, तो हो गया अपना 30 हो गया, और इसका जो 20 हो गया तो 30 20 50, और ये 10 इसका 60। तो इनको जो है इस तरह से 60 अंक मिलेगा। अगर शोध पत्र के प्रकाशन किए हैं तो उनका भी 10 अंक अधिकतम मिल सकता है। तो पीएचडी एमफिल में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर यूजीसी केरल जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 2 अंक मिलेगा। तो इस तरह से जो है अंक जो है मिलेगा, और उसके आधार पर जो है मेरिट का चयन किया जाएगा। तो ये तो पीएचडी हो, अगर मान लो पीएचडी नहीं मिला है तो फिर पीएचडी के अंक नहीं मिलेगा। नेट सेट में सेम प्रोसेस है, तो नेट के लिए मान लो कोई है नेट वाला, नेट है एक, और स्नातकोत्तर में उनका भी 70 ही है, और नेट है तो उन नेट का 20 मिलेगा, और स्नातकोत्तर 70 है तो इसका भी 20 जैसे कि अभी बताए थे, और उनका भी 2 साल का अनुभव है तो 10 नंबर उसका। तो इस तरह से कितना होगा 20 20 40 और 10 50, तो इस तरह से उनका जो है 50 नंबर मिलेगा। ठीक, तो एमफिल के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले जो है पीएचडी वालों को लेंगे, अगर पीएचडी नहीं मिला तो फिर नेट सेट में रहेंगे उनको लेंगे, ए भी नहीं मिला तो फिर एमफिल रहेंगे उनको लेंगे। तो इस तरह से जो है श्रेणी बनेगा। हाँ, यहाँ पर जो इनका जो अंक है इससे ज़्यादा भी हो जाए तब भी पहले इसी को लेंगे ना, इसको भी समझना है। तो अगर ये तीनों वर्ग नहीं मिलेगा तो फिर पीजी वालों को लेंगे। पीजी वालों मान लेते हैं 55 उनका 80 है, 80% है पीजी वालों का मान लें, तो 55% तक 5 अंक मिलेगा, और उसके बाद इसके ऊपर कितने हो रहे हैं 25% इसका अंक हो जाएगा, तो इसका जो है 25 अंक और मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 30 अंक। तो इस तरह से जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भोला शाहरे करके हैं, तो इनका जो प्रश्न है
67% हिस्ट्री में हो जाएगा क्या? देखिए, जिनका नेट सेट एमफिल नहीं है उसको बहुत मुश्किल है होना। ठीक, नहीं होगा नहीं बोल सकते, क्योंकि कई जगह ऐसे भी होता है कि वहाँ पर फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, कि बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता, या समय कम रहता है तो बहुत लेट से पता चलता है, तो समय कम होने के कारण वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाता। ठीक, तो उस कंडीशन में जैसे चांस मिल जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। नहीं होगा नहीं बोल सकते, नाम हो सकता है लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। तो ठीक, क्योंकि वही जैसे बोला ना कि सबसे पहले पीएचडी देखेंगे, उसके बाद नेट सेट देखेंगे, उसके बाद एमफिल, उसके बाद फिर आपका सिर्फ पीजी देखेंगे। तो इस तरह से चौथा श्रेणी में आ रहे हैं, और चौथा श्रेणी में भी जो पीजी में है उस वो भी जो आपसे ज़्यादा परसेंट है उन लोगों का वो ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं होगा नहीं बोल सकते, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। तो अगला जो सवाल है प्रिया प्रधान रायगढ़ से, रायगढ़ जिले का सभी कॉलेज सीट की प्लीज़ जानकारी दीजिए सर। तो रायगढ़, इसमें क्या होता है कि कौन से कॉलेज में, मतलब कोई ऐसे वेबसाइट नहीं है कि इस पूरा एक ही वेबसाइट में मिल जाए कि जितने भी कॉलेज खाली है, कौन कौन से कॉलेज में इतना सीट खाली है, इस तरह से जानकारी नहीं रहता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग पता लगाना पड़ता है, या फिर पीडीएफ कहीं से मिलता है तो पता चलता है। लेकिन इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप रायगढ़ ज़िले में जो है, रायगढ़ ज़िले में गूगल में आप जाकर सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रायगढ़। तो उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज रायगढ़ आ रहा है, ठीक, आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद क्रम से एक एक गवर्नमेंट कॉलेज को आप जो है गूगल में सर्च करेंगे। तो गेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, तो गूगल में जाएंगे, उसके होम पेज में जाएंगे, तो जो है आपको कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर का पीडीएफ जो मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से जो है जानकारी मिल सकता है। तो ये उसका जो है उपाय है कि किस तरह से खोजें ये सब जो जानकारी है। और उस जैसे पूछ रहे हैं कि सभी कॉलेज सीट की प्लीज़ जानकारी दे, तो एक ऐसे कोई रहता नहीं कि सभी कितना खाली है कितना नहीं है, इसका जानकारी उतना अच्छे से नहीं रहता है, एक कॉलेज वाइज निकलता है। ठीक है, तो प्रिया जी अच्छे से समझ आया होगा, तो वैसे कीजिए। और एक वीडियो है जिलेवार करके, तो उसमें मुझे याद है रायगढ़ ज़िले से 2 कॉलेज, रायगढ़ ज़िले से 2 कॉलेज है जिसका मैं बनाया था, तो उसको जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो जैसे मैं और ज़्यादा इसका जो वैकेंसी पाने के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए, रायगढ़ ज़िले के जो कॉलेज है उसको सर्च कीजिए, और कॉलेज जितने भी हैं एक एक कॉलेज करके सर्च करते जाएंगे, तो उस उतना में से आपको कम से कम आधा तो मिल ही जाएगा। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज लिस्ट निकलेगा उसमें आधा में भी अगर आया तब भी वो बहुत हो। लेकिन ऐसे सुविधा देना चाहिए कि इस ज़िले में इस टीचर इस कॉलेज में खाली है खाली करके पहले से कोई वेबसाइट हो तो बढ़िया है। ऐसे में क्या पता भी नहीं चलता कौन से कॉलेज में है, तो इस वजह से सब थोड़ी सी दिक्कत होता है। तो जैसे मैं आपको बोला उपाय बताया वैसे कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज मिल जाएगा आपको फॉर्म डालने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट जो सवाल हैं उस पर चलते हैं। तो राजकुमारी बिलासपुर से हैं, तो सर मैं फॉर्म सबमिट करते टाइम निवास नहीं भेज पाई हूँ, तो क्या मुझे मूल निवासी मानेंगे? मुश्किल है, नहीं मानेंगे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, इसका प्रूफ तो नहीं है ना, निवास प्रमाण पत्र ही, तो ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिए। तो आपको डालना था, तो चलो हो गए तो हो गए, लेकिन अगले में जब भी डालें तो ज़रूर निवास प्रमाण पत्र डालेंगे। अगर बिना डाले ही निवासी मान लिए तो फिर तो दूसरे जो राज्य से हैं वो लोग भी ऐसे ही भेज देंगे कि हाँ हम छत्तीसगढ़ से, इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं मानेंगे इसको। और जो उसमें जैसे आधार को भी भेजे होंगे तो उसको अगर देख कर मान सकते हैं तो फिर अलग बात, लेकिन थोड़ी मुश्किल है इसका जो है मूल निवासी मानना, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है ना कि प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो
कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट अभी अपलोड कर देंगे सर। हाँ, जैसे इसका जो शुरू में बताया भी था, ठीक है, जैसे ही मिलता है तो बिल्कुल दिल से इनका जो है, जो अगला जो सवाल है, दिल से कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी अपलोड कर दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, जैसे बताया भी था कि आप लोग भी अपडेट रहेंगे, और जैसे मुझे मिले मैं तो बिल्कुल बनाऊंगा ही वीडियो। और अगला जो सवाल है ये है संजना फ्राम रायपुर। गुड मॉर्निंग सर, इट्स संजना फ्राम रायपुर। ए विस्थापन की व्यवस्था का क्या मतलब है और नेक्स्ट सेक्शन से क्या होगा? मीन्स हर साल नया भर्ती करेंगे, या जैसे मेरा नेट सेट है तो अगले साल फिर नए सिरे से भरूंगी। मेरा मतलब नेट सेट वालों के लिए इस जॉब की स्टेबिलिटी कितनी है? हाँ, ये पता है कि परमानेंट आएंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट इस कंडीशन को छोड़ के कितने स्टेबिलिटी है, और साथ ही मुझे ये भी जानना है कि 50,000 कब बनेगा और 40 कब बनेगा, क्या एक ही कैटेगरी अतिथि व्याख्याता में सबका अलग अलग सैलरी आएगा? तो बहुत सारे सवाल है, एक एक सवाल का जवाब देते जाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है, विस्थापन की व्यवस्था का मतलब क्या है? तो इस विस्थापन की व्यवस्था ये समझने के लिए हम जो अभी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 बनाए उस पर चलते हैं, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। और जो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जिनका नेट सेट एमफिल है वो लोग ये समझो कि रेगुलर भर्ती हो गए हो आप लोग। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। आप लोगों को जैसे इस साल लग गए ना, जो भी लगे इस साल, तो उनको अगर कोई नया भर्ती भी आ गया आपके जगह में, कोई नया टीचर भी आ गए, ये स्थानांतरण या ट्रांसफ़र होकर, तब भी आप रेगुलर जैसे ही होंगे। उसके कारण मैं आगे में बता रहा हूँ कैसे क्यों बोल रहा हूँ। तो बस इस साल आपको चाहे कहीं भी कॉलेज हो, कितनी भी दूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डालना है, और इस साल आपको सेलेक्ट होना ही है। अगर इस साल आप सेलेक्ट हो गए तो आप एक प्रकार से परमानेंट ही टाइप रह जाएंगे। तो इसका मैं आगे भी बता रहा हूँ कि इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो स्थापन की व्यवस्था, तो स्थापन की व्यवस्था क्या है। तो देखो, जैसे कोई पहला दूसरा तीसरा श्रेणी, तो पहला दूसरा तीसरा श्रेणी का मतलब समझना है ना, कि पहला श्रेणी में जो पीएचडी वाले हैं, दूसरा माने जो नेट सेट वाले हैं, तीसरा श्रेणी वो हैं जो एमफिल है। तो ये लोग जो है एक अतिथि व्याख्याता हैं, रेगुलर टाइप के ही समझो। तो जो पहला दूसरा तीसरा श्रेणी है वो लोग किसी कॉलेज में अगर जैसे कार्यरत उनका लग गया, ठीक, और आप लोग जैसे 3-4 माह ठीक काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई बाहर से जैसे कि नियमित नियुक्ति हो गई, या फिर कोई किसी का स्थानांतरण हो गया जहां आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको जो है, अब कोई नियमित आएंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको विस्थापित करके एक विस्थापन प्रमाण पत्र देगा, विस्थापन प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी संस्थान में नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत श्रेणी, पहला दूसरा तीसरा बोलूँगा तो कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कार्यरत श्रेणी पहला दूसरा एवं तीसरा के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को विस्थापित श्रेणी माना जाएगा, ठीक है। आपको निकालेंगे नहीं, विस्थापित श्रेणी माना जाएगा, अर्थात विस्थापन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो विस्थापन प्रमाण पत्र कहाँ फायदा होगा इसको भी आगे बताता हूँ। तो विस्थापित को अपने पूर्व संस्थान से, जहाँ आप पढ़ा रहे थे, से विस्थापन एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने एवं अनुभव संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र कार्यरत संस्था के द्वारा। तो इसका मतलब यह है कि जब आपका कोई रेगुलर टीचर आ गए तो आपको विस्थापन प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक। और आगे, नियमित नियुक्ति स्थानांतरण से प्रभावित होने पर श्रेणी 1, 2 एवं 3 के विस्थापित अभ्यर्थी उसी जिले के अन्य संस्था में या उस जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी संभाग के अन्य जिले में एवं संभाग में रिक्त नहीं होने की स्थिति में एक
राज्य के अन्य जिले में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस वाले लाइन को समझने से पहले इसके जस्ट आगे लाइन है थोड़ा उसको समझ लेते हैं, ए वाला को। तो मान लो आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आपके जगह में कोई दूसरा आ गए रेगुलर टीचर, तो आपको स्थापित श्रेणी मानेंगे तो आपको देंगे 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर 1 साल पढ़ाए हैं तो, ठीक, और विस्थापन प्रमाण पत्र देंगे। तो फिर जब अगला सत्र आया, ठीक, तो अगला सत्र आएगा तो 1 जून से, तो प्रत्येक शिक्षा सत्र में जैसे ही 1 जून आया तो 1 जून को जो कॉलेज है राज्य का, हर एक कॉलेज, सब कॉलेज अपने जो वेबसाइट है उसमें डालेंगे कि कितने पद जो है खाली है कौन से विषय में। साथ ही साथ जो कॉलेज के लीड का अपने ज़िले के जो लीड कॉलेज हैं, ठीक, जैसे आपके ज़िले का जो भी एक लीड कॉलेज होगा, उस ज़िले के लीड कॉलेज में भी जितने भी कॉलेज हैं ज़िले में ना, ज़िले में जितने भी कॉलेज हैं वो सब का जानकारी जो है उस कॉलेज के उस ज़िले के लीड कॉलेज में होगा। ठीक, मान लो आपके रायपुर ज़िले में कुल 1 लीड कॉलेज है, उसको छोड़कर 10 या अन्य कॉलेज होंगे, एक फॉर एग्जांपल है, ठीक। तो इस सभी की जानकारी इस कॉलेज के वेबसाइट में भी मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है कौन से विषय के लिए, ठीक। और ये जानकारी कब मिलेगा? 1 जून को। साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग के जो वेबसाइट है उसमें भी जानकारी मिल जाएगा कि इस कॉलेज में इस विषय में जो है पद खाली हैं 1 जून की स्थिति में। ठीक, यहाँ तक हो गए, क्लियर होगा यहाँ तक समझ रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया कि हाँ इस कॉलेज में सीट खाली है, इतना आपको जानकारी मिल गया 1 जून। फिर क्या होगा कि स्थापित अतिथि व्याख्याता निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी विस्थापन प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अधिकतम 3 महाविद्यालय 15 जून तक प्रस्तुत कर सकें। तो आपको 1 जून को पता चल गया कि इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, मेरे सब्जेक्ट का इस कॉलेज में है, तो आप जो है 15 जून से पहले, 1 जून को पता चला, 15 जून से पहले आप 3 कॉलेज में जो है अपना जो है विस्थापन प्रमाण पत्र मिला है, अनुभव प्रमाण पत्र मिला है, उसको लेकर और जो आवेदन रहता है जैसे अभी डाल रहे हैं वो सब आवेदन पूरा कंप्लीट करके आप उस ज़िले में जाकर जमा कर देंगे। इसके लिए विज्ञापन नहीं निकलेगा, आप जाकर पता चलेगा तो आप जमा कर देंगे, विज्ञापन निकालने की आवश्यकता नहीं है उसको। ठीक है, ऐसे मत देखना कि सोचना कि यार विज्ञापन नहीं है तो कहाँ से जमा करूँ, ऐसे नहीं। वो जैसे ही खाली करके पता चले तुरंत चले जाए वहाँ, तो जो स्थापन प्रमाण पत्र जिनको मिला हुआ वाला, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नहीं कि सभी महाविद्यालय में जमा कर सकते, सिर्फ 3 महाविद्यालय में आप 15 जून तक जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से जमा कर दिए, ठीक। ये हुआ 1 जून को पता चलेगा तब, ठीक। अब जमा कर दे, उसके बाद क्या हो रहा है उसको आगे में समझते हैं। उसके बाद जिस कॉलेज में, तो प्रत्येक महाविद्यालय में जिन रिक्त पदों के लिए विस्थापित श्रेणी के आवेदकों से आवेदन प्राप्त होंगे उन पदों पर अतिथि की व्यवस्था है तो विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, ठीक। तो जैसे किसी कॉलेज में आपने हैं और विस्थापन हो गए, तो किसी कॉलेज में 1 जून को पता चला कि हाँ इस कॉलेज में है खाली 1 सीट, तो उस कॉलेज में जो है आप जाकर आवेदन जमा कर देंगे, तो उस कॉलेज में विज्ञापन नहीं निकालेंगे बल्कि उसके जगह में आपको लेंगे, बिना विज्ञापन निकाले आप वहाँ जाकर जमा कर देंगे और उसको जो स्थापित श्रेणी वाले हैं उनको वहाँ रखेंगे। इसकी टेंशन नहीं है, विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे है, तो विज्ञापन जारी नहीं करे, एक प्रकार से वहीं पर आप रेगुलर टाइप के रहेंगे। यदि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मेरिट लिस्ट बनेगा, जैसे मान लो 2 लोग हो, जैसे 2 अभ्यर्थी हैं, 2 अभ्यर्थी जो दोनों स्थापन श्रेणी में, तो इन दोनों के मध्य जो है अगर एक ही सीट है तो इन दोनों के मध्य मेरिट सूची जरूर जारी किया जाएगा। लेकिन अगर एक ही है तो फिर विज्ञापन नहीं निकालेगा ना ही मेरिट सूची, तो आपका वहीं पे भर्ती हो जाएगा। तो स्थापित श्रेणी का ये आपका फायदा है। और अगर और थोड़ा समझते हैं तो जैसे अगर 2 से अधिक हैं, 1 से अधिक को स्थापित के आवेदन की स्थिति में उनकी परस्पर वरीयता अनुसार कंडिका 6, मतलब जो श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 करके था ना, तो उसके आधार पर लिया जाएगा। मान लो एक जो है
श्रेणी दूसरा के है अर्थात नेट सेट है, और एक जो है पीएचडी वाले हैं, तो फिर इनको रखा जाएगा, इनको नहीं। ठीक, एक कब जब दोनों दो जो है दो विस्थापित श्रेणी के मिल गए तब, या दो लोग जो है जमा कर दे विस्थापित श्रेणी वाले, तब की कंडीशन है। और विश्वास है मुझे कि आप जो विस्थापन की व्यवस्था का मतलब समझ पाए होंगे। और आपका जो अगला जो है और नेक्स्ट सेक्शन से क्या होगा, मीन्स हर साल नया भर्ती करेंगे, या जैसे मेरा नेट सेट है तो अगले से साल फिर नए सिरे से भरूंगी, तो नहीं, अगले साल भी नए सिरे भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी वही उसी में है विज्ञापन, माफ़ कीजिएगा, जो नियम बनाए हैं उसमें, उस पर चलते हैं सीधा। यहाँ पर देखिए, ये जो श्रेणी जो है यहाँ 9.5 में श्रेणी पहला दूसरा तीसरा, अर्थात जो अतिथि व्याख्याता श्रेणी है ना, तो श्रेणी पहला दूसरा तीसरा के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिए नियमित पदस्थापना होने तक एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्र में विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। तो आप जब उस कहीं किसी कॉलेज में लग गए तो आपके जगह में कोई नया विज्ञापन नहीं है, आप रेगुलर टाइप के वहीं रहेंगे। कब तक? जब तक कि कोई नियमित पदस्थापना नहीं हो जाता एवं उसी संस्था में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आपको जो है उसी जो संस्थान, जिस कॉलेज में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, उसी संस्थान में आपको रखे होंगे, माफ़ कीजिएगा, रखेंगे अगले साल भी। और तो कहाँ तक होगी, तो मेरे मतलब नेट सेट वालों के लिए ई जॉब की स्टेबिलिटी कितनी है, तो ई जॉब की स्टेबिलिटी अब मैं बोल रहा हूँ 100% फिक्स है स्टेबिलिटी। इसलिए मैं बोला कि आप लोग रेगुलर ही मानो अपने आप को। अब 100% स्टेबिलिटी होने का ये क्यों हुआ है, इसका भी कारण ये जो स्थापन की व्यवस्था है ना, इसके वजह से आपका ये 100% स्टेबिलिटी हो गया है। ये स्थापन हुआ, आपको मान लो आपके कॉलेज में कोई रेगुलर आ गए, आपको विस्थापन प्रमाण पत्र दे दिए, तो अगले 1 जून को वो खाली कौन से कॉलेज में खाली हो तो पता चल जाएगा, तो आप वहाँ जमा कर देंगे। ठीक, तो जब आप जमा करेंगे तो आपके जगह आप ही को रखेंगे, दूसरा तो रखेंगे नहीं, तो फिर मिल गए। मान लो वहाँ से भी ऐसे ही दूसरे कॉलेज में भी वैसे ही स्थापना हो गया, तो फिर अगले साल फिर तीसरे में भी जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप एक रेगुलर टाइप के हो गए। हालांकि अलग बात है कि जहाँ से पढ़ा रहे हैं वैसे कोई रेगुलर आ जाता है, फिर दूसरे जगह हो जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन एक रेगुलर टाइप के ही है समझो। और थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मान लो पढ़ा रहे हो, बीच में आपको कोई रेगुलर आ गया है, कोई ट्रांसफ़र के माध्यम से कोई भी नया, ठीक, तो आप स्थापित हो गए, अब स्थापन प्रमाण पत्र मिले, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अतिरिक्त सत्र के मध्य में भी किसी स्थापित व्याख्याता द्वारा किसी भी महाविद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना विज्ञापन जारी किए स्थापित व्याख्याता की सेवाएं ली जा सकेगी। ठीक, तो जैसे आप पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई फिर आ गए तो स्थापन प्रमाण पत्र मिल गए, फिर स्थापित हो गए वहाँ से, तो फिर पता चला कि इस कॉलेज में खाली है। ठीक है, बीच में भी 1 जून की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में पहले भी, ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी मान लो दिसंबर की बात ही है, दिसंबर में हो गया आपका सिलेक्शन हुआ, और दिसंबर में ऐसे हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन प्रमाण पत्र मिल गए। ठीक, तो पता चला जनवरी में कि आपके बगल में कोई कॉलेज है वहाँ खाली है। ठीक, तो आप वहाँ भी जो है आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर देंगे वहाँ। ठीक, विज्ञापन नहीं निकले की ज़रूरत नहीं है, विज्ञापन की आपको ज़रूरत नहीं है विस्थापन प्रमाण पत्र वालों, सिर्फ खाली है, हाँ तो कर दो। ठीक, तो यहाँ पर जो है प्राचार्य, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है कि जो प्राचार्य वो चाहेगा कि रखना है कि नहीं रखना है, तो यहीं पर बीच में यही दिक्कत है कि प्राचार्य मतलब रखना ज़रूरी है या रखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बीच वाले में थोड़ा सा ही बोल सकते हैं, तो प्राचार्य अगर चाहेगा, ठीक, तो वो रखेगा, लेकिन अगर विज्ञापन नहीं भी निकला तब भी जो प्राचार्य है वो रखेगा।
ठीक, रख सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% रखेगा ही, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो रखेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं रखेगा, लेकिन हाँ 1 जून को तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 जून से रखना ही पड़ेगा। तो स्थापन समझ में आ गया होगा, स्टेबिलिटी भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आपका परमानेंट आएंगे तो हमारा और सवाल क्या था, नेट सेट है तो अच्छा यहाँ तक आ गए थे। स्टेबिलिटी कितनी है, तो स्टेबिलिटी 100%। अब मान लो कि नियम है स्थापन श्रेणी, आप स्थापन प्रमाण पत्र के कारण एक कॉलेज में आ गए तो दूसरे कॉलेज में तो 1 जून तो दिख ही रहा है, तो आपको फिक्स है, आपके जगह में कोई दूसरा लेंगे ही नहीं। तो ठीक, बट इस कंडीशन को छोड़ के कितनी स्टेबिलिटी है, इसका जवाब मिल गया 100% मानो अब। और साथ ही मुझे ये भी जानना है कि अच्छा सैलरी की बात कर रहे थे, तो सैलरी में आते हैं। देखिए 40 से 45 मिनट के लिए जो है 400 अतिथि व्याख्याता रहेंगे, 4 खंड, एक दिन में 1600 पर डे बनेगा। और इतना जो है प्रति माह, छुट्टी का नहीं बनता, पता होगा। ठीक, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे 100% क्या है, गलत जानकारी नहीं दे सकता मैं, तो यहाँ पर थोड़ा उतना मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि जो 40-45 मिनट है और ये 60 मिनट है, इसका डिसाइड कौन करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे है, अगर आपको जैसे किसी भी कॉलेज में जो कालखंड बनाया जाएगा कि आप इतना मिनट पढ़ाओगे, इतना मिनट पढ़ाओगे, तो अगर वहाँ पर 40 से 45 मिनट का कालखंड मिला तो वहाँ पे 400 देंगे, 60 मिनट का मिला तो 500 देंगे, इस तरह से होगा। लेकिन ये जो है 40 मिनट पढ़ाएंगे या 60 मिनट पढ़ाएंगे, एक कौन डिसाइड करेगा, इसका जो है क्लियर नहीं किया है, तो इसका मैं पूरा सही से जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इस जो नियम है इसमें भी नहीं बताया है। तो ये जो प्राचार्य के हाथ में है, किसके हाथ में, इसको जो है पूरा क्लियर नहीं है, तो गलत जानकारी नहीं दे सकता मैं। और मेरे अनुमान से तो ऐसे हो सकता है जहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन को पढ़ाना है, जैसे 2 क्लास ग्रेजुएशन का पढ़ाओ तो उसका 400 हो सकता है। और जैसे एमएससी अगर ऐसे हो सकता है, ग्रेजुएशन का पढ़ाओगे तो 400 मिलेगा, ग्रेजुएशन का 40 से 45 मिनट का क्लास लेते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे अगर एमएससी की बात करें तो एमएससी है तो उसके 60 मिनट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 500 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैं जो है 100% ऐसे ही होगा नहीं बता सकता, क्योंकि इसका क्लियरिफिकेशन नहीं है और किसके हाथ में है ये भी नहीं बताया गया है। तो इसका ज़्यादा टेंशन मत लो, 40 मिनट है तो कितना है, इसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसी में क्या एक ही कैटेगरी अतिथि व्याख्याता में सबका अलग अलग सैलरी आएगा, वही कि कितने मिनट आप क्लास दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो संजना जी, आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये जो मेरा बात है कि विस्थापन की व्यवस्था क्या है, आपकी इतने स्टेबिलिटी है, आपके जो जॉब है वो। ठीक है, तो अगर समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप समझ आया या नहीं आया, और नहीं आएगा तो क्या है उसमें थोड़ा सा और मतलब कौन से क्या बात समझ नहीं आया, इसको फिर ज़रूर बताएंगे, कोशिश करेंगे। तो अब इसके बाद अगला जो है सोनाक्षी शर्मा करके हैं, सर अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पर इस जान समझने के लिए अदर स्टेट वाले फॉर्म डाल सकते हैं कि थोड़ा ये इसको भी समझते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये प्राथमिकता शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब दो वस्तु या दो कुछ ऐसे हो जिसमें एक किसी को ज़्यादा देना है। ठीक, तो वहाँ पर प्राथमिकता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगी, इसका मतलब अदर स्टेट वाले फॉर्म डालेंगे तभी उसमें प्राथमिकता की बात किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ फॉर्म डालने का जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं डालना होता कि अदर स्टेट वाले को फॉर्म नहीं डालने देते तो यहाँ पर क्या होता, या विज्ञापन या केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है ऐसा लिखा होता, या फिर ये भी लिखते कि ये बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है सीजी के मूल निवासी को प्राथमिकता का अर्थ बताएं प्लीज़। मनोरंजन कुमार करके हैं। तो सीजी के मूल निवासी को प्राथमिकता का अर्थ बताएं प्लीज़। इसमें थोड़ा सा भी देखिए, प्राथमिकता का है कि जो छत्तीसगढ़ में जो नेट सेट एमफिल है ये सबको तो पहले लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर ये नहीं किया है कि जैसे पीएचडी वाले हैं तो मान लो 2 लोग जो है छत्तीसगढ़ के पीएचडी हैं, एक है जो बाहर के पीएचडी हैं, तो पहले 1 2 तो ये लोग तो फिक्स रहेंगे, फिर इसको तीसरे में डालेंगे या फिर इनके नीचे में जो नेट सेट है उनको डालेंगे, तो ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो प्राथमिकता हुई है कि मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका एकदम 100% एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि उसमें भी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं किया है। तो ये मेरा अनुमान है, ठीक है, कि पहला श्रेणी में जितने हैं छत्तीसगढ़ के उनको लेंगे, फिर दूसरा श्रेणी के जितने हैं उसके बाद तीसरा है उनको, और उसके बाद जो बाहर से जो पीएचडी हैं उनको चौथा में ले सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो प्राथमिकता हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, उसमें क्लियरिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, तो अगर कोई गलत जानकारी भी दो तो अच्छा नहीं लगता है। खुद को ज़्यादा अगर मालूम नहीं है तो गलत बताना अच्छा नहीं है। तो ये मेरा अनुमान ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर आपका पीएचडी है तो ज़रूर जो है मिलेगा, टेंशन ना लो इसको। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, और आपके जो सवाल है वो क्लियर होंगे तो बिल्कुल बताएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।